हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का जो लेक्चर 1 था वीडियो लेक्चर, उसमें मैंने आपको लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना सिखाया था कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कैसे होगा। ठीक है, अब जो आगे के वीडियो लेक्चर होंगे ये कंटूर इंटीग्रल यानी क्लोज्ड कर्व, जब हम इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को, पर कुछ थ्योरम्स डिस्कस होंगे। एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आपको ही पता है हार्ड होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो क्या है, आपके जो सिलेबस में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की यूनिट है उसमें कुछ थ्योरम्स हैं। कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कॉची रेसिड्यू थ्योरम। ये थ्योरम क्या करती हैं, ये थ्योरम्स आपको इंटीग्रेशन करने के लिए बाध्य नहीं करेंगी। ये थ्योरम्स डायरेक्टली आपकी इंटीग्रल की वैल्यू निकाल देंगी। हाँ, इन थ्योरम की अपनी कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसीलिए 3-4 थ्योरम्स हैं, हमें बहुत ध्यान से केयरफुली इनके स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी प्रॉब्लम किस थ्योरम में फिट होगी। और आपको इंटीग्रेट करना ही नहीं है, ये थ्योरम पढ़ाई इसलिए जा रही है कि आपको इंटीग्रेशन ही नहीं सॉल्व करना है, एल्जेब्रिकली सीधे आप इंटीग्रेशन की वैल्यू डाल दोगे। जैसे अगर आपको याद हो, आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में बीटा गामा फंक्शन पढ़ा था, तो बीटा गामा फंक्शन क्या करता था, डेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू डायरेक्ट ले देता था। ठीक है, वैसे यहां पर ये थ्योरम्स क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की वैल्यू डायरेक्ट दे देंगी आपको। ठीक है, तो उसी के इन्हीं थ्योरम्स की जो पहली थ्योरम है कॉची इंटीग्रल थ्योरम, मैं उससे शुरुआत करूंगा। तो आज का वीडियो लेक्चर कॉची इंटीग्रल थ्योरम पे रहेगा। ठीक है, तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ मोस्टली पूछा जाने वाला है, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी होती हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, छोटी होती हैं। तो एग्जाम में कब आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम, हेंस इवैल्यूएट द इंटीग्रल। तो हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम का प्रूफ भी पहले समझेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए ये रही आपकी कॉची इंटीग्रल थ्योरम। क्या कहती है कॉची इंटीग्रल थ्योरम, इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक and its derivative f dash z is continuous at all points inside and on a simple closed curve C, then the value of the integral C fz dz equal to 0। यानी आपको सीधे वैल्यू 0 रख देनी है। हाँ, शर्त क्या है कि ये जो फंक्शन एफ जेड है और ये जो कर्व सी है जिसपे ये फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है कर्व सी के लॉन्ग, इस पूरे के पूरे कर्व सी में, पूरी बाउंड्री में और अंदर के रीजन आर में ये आपका फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए इस बाउंड्री पर और अंदर के रीजन पर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो आपको इस इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को लिखकर आंसर 0 लिख दोगे। तो आप खुद देख रहे होगे, देखिए थ्योरम कितनी इंपॉर्टेंट बन गई आपके लिए कि आपको इंटीग्रेशन ही नहीं सॉल्व करना है, बस आपको यह देखना है कि फंक्शन आपका एनालिटिक है कि नहीं है, पहला। अगर एनालिटिक है तो इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो बस आप लिख दोगे, सिंस एफ जेड इज एनालिटिक एंड इट्स डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस इनसाइड एंड ऑन द गिवन कर्व सी, हेंस इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। 4 लाइन में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसके प्रूफ को देखते हैं। लेट आर बी द रीजन, लेट आर बी द रीजन, हमने कर्व सी से जो इनक्लोज रीजन है उसका नाम आर दिया। लेट आर बी द रीजन इनक्लोज बाय द कर्व सी, एंड जो कि हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन है, लेट एफ जेड इक्वल टू यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस आई बी फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, एंड जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन है, ऐसा नहीं है कि कोई नया मैं लिख रहा हूं, ये हम लोग यूज करते चले आए हैं। एंड जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस आई डी वाई। देन इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू, एफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा बेटे, इज इक्वल टू इंटीग्रल सी लाइन। अब ये क्लोज कर दे, जब कर्व क्लोज होगी तो इंटीग्रेशन के अंदर बीच में छोटा सर्किल बना देना, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि कर्व आपकी क्लोज है। ठीक है, u प्लस आई बी, ये हो गया आपका एफ जेड, डी जेड की वैल्यू क्या हो गई, डी एक्स प्लस आई डी वाई, आई डी वाई।
इक्वल टू सी मल्टीप्लाई कर दो यू डी एक्स प्लस आई यू डी वाई, ये हो गया यू से मल्टीप्लाई किया प्लस आई वी डी एक्स, और आई इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर -1 होता है माइनस वी डी वाई। इस इंटीग्रल के रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर दो, सी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आई यू डी वाई माइनस प्लस वी डी एक्स। अब इस इंटीग्रल के पार्ट्स में कर दो। सो इंटीग्रल रियल पार्ट अलग, हम इसको दो हिस्सों में तोड़ देंगे इंटीग्रल को। इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल सी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई। आपको कुछ याद आ रहा होगा, ऐसा आप लोगों ने पहले सेमेस्टर में पढ़ा हुआ होगा, आई इंटीग्रल सी वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। ये आप लोगों ने पहले सेमेस्टर में एक थ्योरम पढ़ी होगी। चलिए खैर मैं बताता हूं आपको। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रीन थ्योरम पढ़ी होगी। ग्रीन थ्योरम क्या करती थी, लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देती थी। याद आ रहा होगा, मैं आपको रिवाइज करा दूं थोड़ा सा। ये थी आपकी ग्रीन थ्योरम, लाइन इंटीग्रल सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल सी से इनक्लोज रीजन, जो n का कॉफिशिएंट होता था वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता था, y का कॉफिशिएंट डेल n ओवर डेल x, जो dy का कॉफिशिएंट जो dy के साथ होता था वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता था, और जो dx के साथ होता था वो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता था, और बीच में माइनस का साइन लग जाता था, dx dy। जो y के साथ है वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और जो x के साथ है वो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और dx dy बीच में माइनस का साइन लग जाए। ठीक, ये थी आपकी ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम अप्लाई करने से पहले ग्रीन थ्योरम की कुछ शर्तें भी थी कि नहीं थी, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, सिंस लिखें एफ डैश जेड, सिंस एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूअस, यानी डेरिवेटिव u और v के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए ना बेटे। इसीलिए ग्रीन थ्योरम लगाने के पहले आपको ये देखना है ना, u और v के m और n के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए। तो जब पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे तभी तो हम ये ग्रीन थ्योरम लगा पाएंगे। तो उसीलिए लिख रहे हैं सिंस एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस इनसाइड एंड ऑन कर्व सी। तो जब एफ डैश जेड कंटिन्यूअस है तो एफ जेड के पार्ट क्या है, यू और वी, यानी यू और वी के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं इनसाइड एंड ऑन कर्व सी। हेंस बाय ग्रीन्स थ्योरम, इसको डाल दो इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू क्या बन जाएगी बेटे इक्वेशन 1, इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल आर। हमारा सी कर्व से बाउंडेड रीजन कौन है, आर, तो डबल इंटीग्रल आर। यहाँ पे डी वाई के साथ कौन है, माइनस वी। देखो ना यहाँ पे प्लस का साइन है बेटे, तो ये माइनस वी पूरे साइन के साथ उठेगा। तो डी वाई के साथ कौन है, माइनस वी, तो माइनस डेल वी डी वाई के साथ जो होता है वो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है। फिर माइनस का साइन, जो डीएक्स के साथ है वो वाई के रिस्पेक्ट में, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डीएक्स डी वाई प्लस आई डबल इंटीग्रल आर। यहां पे डी वाई के साथ कौन है, यू, तो क्या लिख दोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डीएक्स के साथ कौन है, वी, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई।
dx dy। चलिए ये बन गई इक्वेशन 2। अब चूंकि कंटिन्यूटी वाली प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली, अब चूंकि एफजेड जो आपका एनालिटिक है, तो आपको एनालिटिक वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर फंक्शन आपका एनालिटिक है तो क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है। सिंस एफजेड इज एनालिटिक, hence u and v will satisfy CR इक्वेशंस। याद आ गया होगा कि अगर एनालिटिक है तो CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज CR इक्वेशन क्या थी, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक, अब आप देखो यहां पर आप डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू डाल दो, देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लिखते हैं बेटे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, नाउ चूंकि सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इन इक्वेशन 2, we get integral c f z dz is equal to डबल इंटीग्रल r। पहला टर्म क्या था बेटा इसमें, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स और माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स और माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, तो माइनस साइन इधर ट्रांसफर हो गया, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस का बन जाएगा, प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स dx dy प्लस डबल इंटीग्रल r, इधर क्या है बेटे, डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स। देखो डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स dx dy सो इक्वल टू 0। हेंस प्रूव्ड। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, इससे ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। तो ये थी आपकी कॉची इंटीग्रल थ्योरम का प्रूफ और स्टेटमेंट। ठीक है, एग्जाम में अक्सर आता है। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आते हैं बेटे, सीधे क्वेश्चन लिखते हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रल c dz अपॉन z प्लस 4 where c is the circle mod z equals to 2। तो c is the circle mod z equals to 2। तो मैंने क्या बताया था आपको, फंक्शन को ये चेक करना है कि फंक्शन आपके दिए गए रीजन में एनालिटिक है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन पे आए, एफ जेड को डिफाइन करो। हियर एफ जेड कितना है बेटे, 1 अपॉन जेड प्लस 4। तो मैंने बताया था पॉलिनोमियल्स और रेशनल जो फ्रैक्शंस में होते हैं वो हर जगह एनालिटिक हैं, एक्सेप्ट उन पॉइंट्स पर जहां पे डिनोमिनेटर 0 बन जाए। तो z इक्वल टू -4 पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, और z इक्वल टू -4 पॉइंट को तुमको ये भी बताया गया था कि फंक्शन की एनालिटिक जब आप लिखते हो तो डिनोमिनेटर को 0 के बराबर कर दो, तो वो पॉइंट्स पोल या सिंगुलरिटी कहलाते हैं। तो अभी खैर मैं वहां ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वहां कॉची इंटीग्रल फार्मूले में इस चीज को डिस्कस करूंगा। यहां पे इतना आप देखिए कि z इक्वल टू -4 पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। क्यों, z इक्वल टू -4 पर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, तो कंटिन्यूटी भी ब्रेक हो गई और फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू z की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन इनफाइनाइट बन जाए, उस वैल्यू पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। हियर
लेकिन बाकी हर जगह रहेगा। आपको एनालिटिसिटी इसमें दिखानी नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल और फ्रैक्शन में अगर दिए गए टर्म्स हैं तो ये सब एनालिटिक होते हैं। बस शर्त यह है कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो। हियर एफ जेड इज एनालिटिक everywhere except at z इक्वल टू -4। क्योंकि z इक्वल टू -4 पर एफ जेड इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए फंक्शन आपका एनालिटिक z इक्वल टू -4 पर नहीं है। तो अब ये चेक करो यार कि ये z इक्वल टू -4 पॉइंट आपके दिए गए सर्किल, जो जिस सर्किल में के अराउंड आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसके अंदर है कि बाहर। ठीक है। ऑल्सो mod z इक्वल टू 2 इज द सर्किल विथ सेंटर। इसका सेंटर क्या होगा पीछे डिस्कस हो चुका है, 0,0 एंड रेडियस 2, यानी ये mod z इक्वल टू 2 x y z प्लेन। तो ये वैल्यू +2, ये वैल्यू -2। ठीक, विथ रेडियस 2। तो z इक्वल टू -4 पॉइंट जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो तो बाहर हो गया, -4 पॉइंट। तो यानी ये जो हमारा फंक्शन है ये सर्किल की बाउंड्री पर और सर्किल के अंदर पूरी तरह एनालिटिक है। तो बस कॉची इंटीग्रल थ्योरम तो यही कह रही है, उसे दुनिया जहां से मतलब नहीं है कि जिस रीजन में तुम इंटीग्रेट कर रहे हो उस रीजन की बाउंड्री पर और पूरे रीजन पर फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, तो हम कह देंगे कि इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। ठीक, तो आपने लिख दिया mod z इक्वल टू 2 इज द सर्किल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2। हेंस z इक्वल टू -4 lies outside the given curve C। इसको मैंने C से डिफाइन कर दिया। Hence fz इक्वल टू 1 अपॉन, बस सिर्फ लिखना रहता है इसमें, z/4 इज एनालिटिक inside and on mod z इक्वल टू 2। हेंस देखिए सिर्फ लिख ही रहे हैं, बाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कुछ इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं, कॉची इंटीग्रल थ्योरम इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा बेटे 0। दैट इज इंटीग्रल सी डी जेड अपॉन z+4 इज इक्वल टू 0। ये लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से आपने फंक्शन की इंटीग्रल की वैल्यू निकाल दी कॉची इंटीग्रल थ्योरम की हेल्प से, सीधे 0 प्रूव करके। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। इवेल्युएट C sec z dz सच डेट C क्या है mod z इक्वल टू 1, यानी यूनिट रेडियस का सर्किल। ठीक, तो अब क्या sec z हर जगह एनालिटिक है? नहीं, क्योंकि sec z को आप क्या लिख सकते हो भैया, दिखा रहा हूं मैं। fz क्या है, fz इक्वल टू sec z। sec z को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन cos z, और cos z जो होता है π/2 और 3π, ये y एक्सिस π/2 लाइन पर 0 होता है। तो π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 सब जगह cos z 0 हो जाएगा। तो जब cos z इन पॉइंट्स पर 0 बन जाएगा तो फंक्शन π/2, 3π/2 और 5π/2 पर एनालिटिक नहीं। सिंगुलरिटीज ऑफ गिवन बाय
सिंगुलैरिटीज, इनको सिंगुलैरिटी भी कहते हैं बेटे, मैं सिंगुलैरिटीज आर गिवन बाय cos z इक्वल टू 0, ठीक, दैट इज z इक्वल टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन. Hence fz is not analytic at these point, ठीक, बाकी जगह एनालिटिक है, तो एफजेड इन पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं है. तो अब बात आती है कि जिन पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं है वो पॉइंट्स इस सर्किल के अंदर है कि बाहर है. अब हम देखते हैं बेटे, मॉड जेड इक्वल टू 1, मॉड जेड इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, मॉड जेड इक्वल टू 1 सर्किल सी -1 +1, सर्किल विथ सेंटर 0 0 रेडियस 1. और पाई बाई 2 पॉइंट कहां पे लाई करेगा बेटे. अब आप कह दोगे पाई बाई 2 पॉइंट तो यहां पे लाई कर रहा है, ये लाइन पूरी वाई एक्सिस पाई बाई 2 है. नहीं, आपको पता हो पाई की वैल्यू जो होती 3.14, तो ये पॉइंट भी 1 है और ये पॉइंट -1. तो जो पाई बाई 2 पॉइंट है आपका वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो 3.1/14 डिवाइडेड बाई 2, तो 1.55 समथिंग आ जाएगा. तो यानी 1 और 2 के बीच में. तो ये पॉइंट जो आपका बन गया, आप इसको लिख दोगे पाई बाई 2 पॉइंट, जो 1 और 2 के बीच में. ये पॉइंट क्या हो गया, पाई बाई 2. क्लियर, आगे बात समझ में. और स्पेसिफिक हो जाए बेटे, तो हम ये भी लिख सकते हैं, इसमें प्लस माइनस का साइन लगा दो, +-पाई/2, +-3 पाई/2 एंड सो ऑन. तो जब पाई/2 ही हमारा सर्किल के बाहर चला गया, तो बाकी पॉइंट तो अपने आप जाने ही है. 3 पाई/2, 5/2 तो और आगे हो गए. ऐसे ये पॉइंट -पाई/2 पॉइंट बन गया, और ये पॉइंट है 2, तो -1 और -2 के बीच में -पाई/2 आ जाएगा. तो पाई/2 पॉइंट और -पाई/2 पॉइंट इस सर्किल के बाहर जाएंगे, चूंकि पाई/2 की वैल्यू 1.55 के आसपास होगी. तो 3 पाई/2 की वैल्यू ऑब्वियसली 4 के समथिंग चली जाएगी, 5 पाई/2 तो और जला चली जाएगी. तो जब सबसे पहला पॉइंट ही हमारा सर्किल के बाहर है, तो बाकी पॉइंट्स में हमें जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है. तो बस आप लिख दोगे यहां पर कि ये पॉइंट एफ जेड इज नॉन रिलेटेड एट दीज पॉइंट्स. ऑल्सो these points lies outside the circle mod z equal to 1. Hence fz equal to sec z is analytic inside and on curve C, that is mod z equal to 1. Hence ये लीजिए, डायरेक्ट 0 लिख देंगे, बाई बेटे एक मिनट, थोड़ा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था. आई थिंक वाईफाई डिस्कनेक्ट होने की वजह से पिछला पूरा रिमूव हो गया है. तो हम लोग कहाँ पे थे, आप लोग तो दिख जाएगा. हाँ, हम लोग सब्जेक्ट की प्रॉब्लम कर रहे थे, और उसमें हमने ये कहा था कि एनालिटिक है, पॉइंट्स आउटसाइड सर्किल है. तो बस ठीक है, हेंस बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम यही लिखना था हमको. इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड
equal to 0 implies that integral c sec z dz equals to 0. ठीक है, तो ये थी प्रॉब्लम. अब आप देखिएगा, बस आपको एनालिटिसिटी ही चेक. हमारी दूसरी टाइप की प्रॉब्लम है, वो हमारी प्रॉब्लम वेरीफाई करने को कह देता है. थोड़ा सा प्रॉब्लम बेटे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. उसका कारण क्या है कि जैसे ही वो कहेगा वेरीफाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम, तो इसका मतलब हुआ बेटा वेरीफाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम. जैसे ही उसने आपको बोला, तो वो आपसे कह रहा, वो तो थ्योरम की जानकारी तो मांग ही रहा है आपसे, ये आपको थ्योरम की जानकारी होनी चाहिए. साथ में लाइन इंटीग्रल निकालना आता है कि नहीं आता, ये भी आपसे चेक करेगा. हालांकि ये क्वेश्चन फुल मार्क्स में आएगा. ठीक है, अगर आपके जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, AKTU में 7 मार्क्स में आता है. बाकी यूनिवर्सिटीज में जो भी फुल मार्क्स के क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर वाले, उनमें आते हैं ऐसे क्वेश्चन. लिखिए, क्वेश्चन आपका है वेरीफाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम by integrating e to the power iz along the boundary of the triangle with vertices at the point 1 plus I, comma minus 1 plus I and -1 minus I. ठीक, तो सबसे पहले आप थ्योरम वेरीफाई करने से पहले आप थ्योरम के थ्रू रिजल्ट तो दिखा दो कि रिजल्ट क्या आएगा. तो उसके लिए आपको ऐसे लिख देना होता है, हियर fz इक्वल टू e टू द पावर iz. ये आपसे कह क्या रहा है कि e की पावर iz को एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस 1 प्लस आई, -1 प्लस आई एंड -1 माइनस आई है. उन वर्टिसेस के अलोंग इन वर्टिसेस को आप मिलाओगे तो एक ट्राइंगल बनेगा. उस ट्राइंगल की बाउंड्री के अलोंग हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. ऑब्वियसली कॉची इंटीग्रल थ्योरम वेरीफाई करने को कह रहा है, तो यानी रिजल्ट 0 होगा. तो आपको बस लिखवा रहा है कि आप कॉची इंटीग्रल थ्योरम की प्रॉपर्टी स्टेटमेंट लिख दो कि आपको पता है कि कॉची इंटीग्रल थ्योरम की कंडीशंस क्या होती हैं. मेंशन कर दो कंडीशंस, और उन कंडीशंस को मेंशन करके आप 0 दिखा दो रिजल्ट. फिर उसका जब वेरीफाई करने का पार्ट आएगा, तो वेरीफाई करने के लिए हमें लाइन इंटीग्रल के थ्रू एक एक रिजल्ट को निकालना होगा. तो लिखिए हियर एफ जेड इक्वल टू ई की पावर आई जेड. ठीक, क्लियर, विच इज एनालिटिक. उनको पता एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि एनालिटिक होता है एवरीवेयर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन. पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होता है इन कॉम्प्लेक्स प्लेन. हेंस जब सब जगह एनालिटिक है, एफ जेड इज एनालिटिक. जो आपका एफ जेड है इज एनालिटिक along inside and on. तो हम क्या लिख देंगे, एफ जेड also f dash z is continuous inside and on C, inside and on C, hence by
कॉची इंटीग्रल थ्योरम इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, दैट इज इंटीग्रल सी e टू द पावर आई जेड डी जेड इक्वल टू 0। यानी हमने ये पहले लिखा कि एफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, सब जगह है। हेंस एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द ट्राइंगल सी। हमने इस ट्राइंगल को नाम दे दिया सी, कर्व है, ट्राइंगल एक कर्व है, इसका नाम दिया सी विथ वर्टिसेस। उस ट्राइंगल की वर्टिसेस क्या, 1 प्लस आई, -1 प्लस आई एंड -1 माइनस। आल्सो एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस इनसाइड एंड ऑन सी, हेंस बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम। अब कॉची इंटीग्रल थ्योरम एप्लीकेबल है अगर फंक्शन बाउंड्री पर और बाउंड्री के अंदर एनालिटिक है और फंक्शन का डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है बाउंड्री और बाउंड्री के अंदर, तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम लग जाएगी। इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, दैट इज सी ई टू द पावर जेड डी जेड इक्वल टू 0। हमें पता था, क्योंकि उसने वेरीफाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम लिख दिया ना, तो तय है कि इसका इंटीग्रल की वैल्यू 0 आनी है। लेकिन ये फॉर्मेलिटी हो गई, आपको दिखा दिया कि आपको पता है भाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम में फंक्शन को जिस बाउंड्री की बात कर रहे हैं उस बाउंड्री तो छोड़िए, उसके अंदर भी एनालिटिक है और फंक्शन का डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है। तो आपने वही क्वेश्चन की लैंग्वेज कॉपी कर दी, एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द ट्राइंगल, बस यहां पर एक नाम दे दिया सी विथ वर्टिसेस 1 प्लस आई, 1 -1 प्लस आई एंड -1 माइनस आई, आल्सो एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस। बस अब अगला जो काम, मेन काम है, वो है हमारा वेरिफिकेशन का। ये इंपॉर्टेंट है, वेरिफिकेशन। ये कैसे आप वेरीफाई करोगे? तो इस वेरिफिकेशन के लिए हम देख रहे हैं, वेरिफिकेशन करने से पहले बेटे हमको ट्राइंगल को ट्रेस करना होगा। ट्राइंगल कैसा बनेगा? तो ट्राइंगल ट्रेस करने से पहले हम पॉइंट ट्रेस करें, एक्सिस ट्रेस करें। ठीक, अब ये पॉइंट आपका पहला पॉइंट क्या है, 1 प्लस आई, यानी ये डिस्टेंस अगर 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, और ये डिस्टेंस -1 है, और ये डिस्टेंस -1 है। तो 1 प्लस आई पॉइंट कहां पे होगा? यहां पे। इसको नाम दे दीजिए ए 1 प्लस आई, यानी एक्स एक्सिस पर एक डिस्टेंस आप गए और वाई एक्सिस पर एक डिस्टेंस गए, और दोनों जहां मिल रहे हैं वो ये पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट है -1 प्लस आई, तो यानी एक्स -1 और वाई +1, तो ये रहा एक्स -1 वाई +1, तो ये बन गया बी क्या है, -1 प्लस आई। तीसरा पॉइंट क्या है, -1 माइनस आई, तो एक्स -1 और वाई -1, तो इनके ठीक सामने ये पॉइंट बन गया -1 तो ये हो गया सी -1 माइनस आई। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला दो, और इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने से जो ट्राइंगल बनेगा वही आपका ट्राइंगल। तो पहले मैंने ए से बी को मिलाया, फिर मैंने इसको मिला दिया, बी से सी को, फिर मैंने सी को ए से मिला दिया। ये देखिए, तो ये बन गया ए बी सी, ये ट्राइंगल बन गया। नाम दे दो बेटे इनको, इसको दे दो कर्व C1, इसको कर्व दे दो C2, और इसको कर्व दे दो C3। तीन हिस्सों में, चूंकि अलग अलग है ट्राइंगल है ना बेटे, तो हर लाइन की इक्वेशन अलग अलग होगी। सर्किल होता तो एक ही इक्वेशन होती, इलिप्स होता तो एक ही इक्वेशन होती, लेकिन ट्राइंगल है, स्क्वायर और रेक्टेंगल, इनकी हर लाइन की इक्वेशन अलग अलग हो जाती। ठीक है, तो ये आपका ट्राइंगल बन गया रीजन। अब आप क्या लिखोगे, मैं डिवाइड कर देता हूं पेज को। हियर हियर कर्व सी, कर्व सी, चूंकि हमने यहां पे पहले ट्राइंगल को नाम सी दिया है ना, कर्व सी
consists of three curves C1, C2 एंड C3। तो जब आप इसको वेरीफाई करेंगे तो ये जो आपका कंटूर इंटीग्रेशन है CFZ dz CE⁻IZ dz, ये अलग अलग कर्व पे अलग अलग इंटीग्रेट होगा। तो अब ये सर्किल मत बनाना, बीच में ओपन हो गई कर्व C1 e⁻IZ dz, यहां ओपन हो गई, सारी कर्व ओपन है बेटे, लाइन इंटीग्रल बन गई C2 e⁻IZ dz प्लस C3 e⁻IZ dz। इक्वेशन नंबर इसको दे दो 2। अब C1 C2 C3 के लिए हमें काम करना है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा C1 के लिए, along C1। C1 क्या है? दैट इज along CA लाइन है। इस CA लाइन पे आप एक एक चीज देखो, इस CA लाइन की इक्वेशन क्या है? भाई आपको पीछे बताया था ना कि y x से रिप्लेस होगा, x y से रिप्लेस होगा। तो देखो -1 और 1 1 से पास हो रही है, साथ में ओरिजिन से पास हो रही है। तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई y = x। सो दिस इंप्लाइज dy = dx। सो दिस इंप्लाइज dz क्या होता है आपको पता है, dx + i dy। तो dx + i dx, dz बन गया। dy = x implies that dy = dx implies that dz = dx + i dx। अब ये सारे कन्वर्ट हो गए, एंड अब dz किस में कन्वर्ट हुआ? dx में। तो अब x की लिमिट देखनी है, एंड x वेरीज फ्रॉम, तो यहां पे देखो x यहां पे क्या है, इस पॉइंट पर -1, इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है? -1, इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है? +1। तो x वेरीज फ्रॉम -1 टू +1, एंड e⁻IZ की वैल्यू भी निकाली लो लगे हाथ, इंटीग्रेशन के अंदर हमें फिर कुछ करना ना पड़े। i z होता है x + iy, x + ix, yx हो गया ना तुम्हारा, e⁻i 1 + i into x। हेंस पहले इंटीग्रल की वैल्यू निकली C1 e⁻IZ dz, ये बन गई बेटा आपकी x की वैल्यू -1 से +1 e⁻IZ dz है ना, ये वैल्यू रही e⁻i 1 + i x, dz की जगह 1 + i dx। यहां से भी मैंने 1 + dx बाहर ले लिया तो 1 + i बचेगा। सो दिस इक्वल टू 1 + i बिल्कुल बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर बचा -1 to 1 e⁻i 1 + i x dx। इंटीग्रेट कर दो बेटे, तो 1 + i और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, और e⁻ax का इंटीग्रेशन e⁻ax/a। तो ये i × 1 + i डिनोमिनेटर में भी चला जाएगा। पता होगा आपको e⁻ax का इंटीग्रेशन e⁻ax/a, तो 1 + i, और लिमिट हो गई -1 से +1, तो 1 + i से 1 + i कैंसिल हो गया। अब लिमिट रख दो 1/i C1 e⁻IZ 1 + i 1/i, अपर लिमिट 1 रखी x की जगह, e⁻i, देखो दो काम एक साथ कर रहा हूं, i भी अंदर ले जा रहा हूं, ठीक है, e⁻i -i + i², तो i² की वैल्यू क्या होती है? -1, तो e⁻i -1 और x की जगह रख दिया 1, माइनस e⁻i -1, तो ये भी बन जाएगा i 1 + i की वैल्यू क्या हो जाएगी? i अंदर जाएगा। जब देखो ये काम तो मैं यहीं कर देता तो ज्यादा अच्छा था, e⁻i अंदर ले जाता तो i -1 बन जाता है, लेकिन नहीं किया तो अब यहां कर देते हैं, और यहां पे x की जगह -1 रखोगे इंटू -1, ठीक, इसको रखो अपने पास। अब अगले लाइन पे चलते हैं, ये वैल्यू आ गई, सिंप्लीफाई वहीं करेंगे जब हम लोग रखेंगे ना, वैल्यूज पुट करेंगे।
क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो वहीं सिंप्लीफाई करेंगे। अब चलिए C1 पे हो गया। अब C2, तो C2 लाइन की इक्वेशन क्या है बेटे? C2 लाइन को आप क्या पढ़ोगे? देखो ये C2 लाइन जो है इसको आप क्या कहोगे? इस लाइन की इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 1 या y इक्वल टू 1? तो y इक्वल टू 1 बोलोगे। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू 1 से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है ये। तो इस लाइन की इक्वेशन बन गई y इक्वल टू 1। तो चलिए अब लिखते हैं अगले पेज पे, along C2, और C2 का मतलब AB, along C2 that is along AB। हाँ, यहां पर y की इक्वेशन क्या बताई मैंने? 2 बताई थी ना, 1 सॉरी, y इज इक्वल टू 1। तो जब y 1 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? dy कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? dx dz क्या हो गया? dx प्लस आई dy होता है, तो dx प्लस आई इंटू 0, तो ये बन गया dx dz। तो अब dz बन गया dx, तो यानी फिर हमें x की लिमिट लेनी है। एंड x वेरीज फ्रॉम, x वेरीज फ्रॉम, x कहां से कहां वेरी कर रहा है? चलिए पिछले पेज में चलते हैं। ये रहा, x 1 से -1 तक जा रहा है। a पॉइंट पर x की वैल्यू 1 है और b पॉइंट पर x की वैल्यू -1 है। देखो, ठीक है, तो 1 से -1 तक जा रहा है। एंड x वेरीज फ्रॉम 1 टू -1। ये ध्यान रखना बेटे, पाथ हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। जब आप एरो बनाते हो तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो। ये पिछले लाइन इंटीग्रल में भी बताया था मैंने आपको, यहां फिर से बता रहा हूं। ठीक है, ये नहीं कि -1 to 1 ले लेना। अब e की पावर आई जेड की वैल्यू एंड e टू द पावर आई जेड की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटे? e टू द पावर आई एक्स प्लस आई वाई, तो y की वैल्यू तो 1 है, इक्वल टू e की पावर आई एक्स -1। अब आई अंदर ले गया मैं, एक्स जेड होता है एक्स प्लस आई वाई, वाई की वैल्यू 1 है। ठीक, हैंस सारी चीजें लिख दी आपने। C2 e टू द पावर आई जेड डी जेड, ये बन जाएगा आपका इंटीग्रल 1 to -1 e टू द पावर आई एक्स -1, dz की जगह क्या आया? dx। सो इज इक्वल टू, अब सीधे इंटीग्रेट कर दो, e टू द पावर आई एक्स -1, और x का कॉफिशिएंट क्या है? i, तो i नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, 1 to -1, तो 1 अपॉन आई e टू द पावर, x की जगह -1 रखा तो -i -1 माइनस, अब x की जगह 1 रखो, लोअर लिमिट e की पावर i -1। रोक दो इसको, बस इसको यहीं पे रोक देते हैं, जब ऐड करेंगे तब देखेंगे। अब आपको तीसरी कर्व लेनी है along C3। तो C3 क्या बन गई? दैट इज along BC। तो अब BC लाइन पे चलते हैं भाई। BC लाइन के लिए क्या कहानी है? ये रही BC लाइन। तो BC लाइन की इक्वेशन, ये आपकी रही ना BC लाइन बेटे, ये BC। तो BC लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू -1। ये x इक्वल टू -1 से होकर पास हो रही है, तो BC लाइन की इक्वेशन बन गई x इक्वल टू -1। ठीक, तो BC लाइन आपकी बन गई x इक्वल टू -1। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। x इक्वल टू -1, सो दिस इंप्लाइज dx इक्वल टू 0। x इक्वल टू -1 हो गई, तो dx क्या हो गया? 0। एंड dz क्या हो जाएगा? dx प्लस आई डी वाई, तो सिर्फ आई डी वाई बचेगा। ठीक है, अब y, चूंकि dz किस में कन्वर्ट हुआ? y में, तो अब y की लिमिट देखोगे। एंड y वेरीज फ्रॉम, y वेरीज फ्रॉम कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? चलिए पिछले पेज पे, y कहां से कहां वेरी कर रहा है आपका? यहां पर b पॉइंट पर y की वैल्यू है -1 प्लस आई, यानी y की वैल्यू आई 1। आई का कॉफिशिएंट 1 है ना, x प्लस आई वाई होता है ना, तो आई का कॉफिशिएंट 1 है, तो y की वैल्यू 1। और यहां पर y, आई का कॉफिशिएंट -1, तो y की वैल्यू -1। तो y वेरी कर रहा है 1 से -1 तक। ठीक, y वेरीज फ्रॉम 1 to -1।
एंड अब ई की पावर आई जेड को लिख दो बेटे, क्या लिखोगे? ई की पावर आई एक्स यानी एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस आई माइनस वाई। चूंकि आई इंटू आई आई स्क्वायर बन जाएगा ना, तो आई स्क्वायर -1 होता है, तो -i -y। हेंस C3 ई टू द पावर आई जेड डी जेड, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? y कहां से कहां वेरी कर रहा है? 1 to -1 ई टू द पावर -i-y dy। और dz क्या है? आई डी वाई, सॉरी आई डी वाई। आई बाहर ले लो बेटे और इंटीग्रेट कर दो। ई की पावर -i-1 y को कॉफिशिएंट क्या है? -1, तो अपॉन -1 1 to -1। ठीक, सो इज इक्वल टू आई, अभी -1 पड़ा रहने दो, y की जगह -1 रखना है, तो ई की पावर -i+1 माइनस ई की पावर -i-1। अपर लिमिट रखी y की जगह -1 तो प्लस हो गया, और लोअर लिमिट रखी y की जगह +1 तो -1 ही मिला, अपॉन -1। सारे इंटीग्रल में देखो डिनोमिनेटर में आई बाहर आ रहा है। C1 वाले में भी आई बाहर था डिनोमिनेटर में, C2 वाले में ये देखो C1 में भी 1/i था, C2 में भी 1/i है, C3 में आई ऊपर चला गया, तो -1 है ना यार, तो -i होता है 1/i। तो ये बन गया इज इक्वल टू 1/i, या ऐसे समझ लो आई से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो नीचे आई आ जाएगा और ऊपर आई स्क्वायर। तो आई, जैसे ये देखो ना, आई अपॉन -1 है, तुमने आई से मल्टीप्लाई किया तो आई स्क्वायर अपॉन -i, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती? -1 अपॉन -i। आई स्क्वायर -1 होती तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 1/i, तो डायरेक्ट लिख दो 1/i। ठीक है, तो 1/i ई टू द पावर -i+1 माइनस ई टू द पावर -i-1। बस, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ all three integrals in equation 2। इक्वेशन 2 में रख दो। वी गेट, इक्वेशन 2 अभी मैं दिखा दूंगा तुम्हें, आपको भी याद ही होगी, सी ई टू द पावर आई जेड 3 हिस्सों में बटा था ना, इक्वल टू C1 वाली वैल्यू 1/i। अब C1 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ये C1 वाली ई की पावर i-1 माइनस, ये माइनस में अंदर ले जाऊंगा लिखते समय, ई की पावर i-1 ई टू द पावर i-1 माइनस, अब मैं ये -1 अंदर लेके जा रहा हूं, तो -i+1 माइनस ई टू द पावर -i+1। ठीक, क्लियर बेटे? ये पहला पार्ट हमारा हुआ, ई की पावर i-1 माइनस ई की पावर -i+1। अब दूसरा C2 क्या आया था? ये रहा C2, ये रहा C2, 1/i मैंने बाहर ले लिया, प्लस ई की पावर -i-1 माइनस ई टू द पावर i-1। C3 क्या आया? 1/i, वो तो बाहर है पहले से, प्लस ई टू द पावर -i+1 माइनस ई टू द पावर -i-1। बेटे कॉची इंटीग्रल थ्योरम वेरीफाई कर रहे हैं, तो 100% ये सारे कैंसिल होकर जीरो देने चाहिए। अगर जीरो नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब हमसे इंटीग्रेशन में कहीं ऊपर गलती हुई है, हमें रीचेक करना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम। ठीक, देखते हैं हम सही चल रहे हैं कि गलत। ई टू द पावर i-1 कहीं मिल रहा है, और यस ये रहा, ये देखो, आप देखो, ई टू द पावर i-1 ये रहा प्लस का, और ये माइनस का ई टू द पावर i-1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। चलो, पहला टर्म कैंसिल हुआ, तो हम इसको कैंसिल करते हैं, या मैं टिक लगाता जा रहा हूं,
ई की पावर आई माइनस वन ये यहां रहा और इसका निगेटिव ये रहा। अब इस पे आते हैं, ई की पावर माइनस आई प्लस वन, ये निगेटिव है, तो मुझे पॉजिटिव चाहिए ई की पावर माइनस आई प्लस वन, कहीं है, ये रहा, प्लस ई की पावर माइनस आई प्लस वन। अब आते हैं प्लस का ई की पावर माइनस आई माइनस वन और माइनस का ई की पावर माइनस आई माइनस, यानी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, सो इक्वल टू जीरो। हैंस कॉची, अगर ये जीरो ना होते तो आपको वापस मेहनत करनी पड़ती चेक करने में। कॉची इंटीग्रल थ्योरम इज वेरीफाइड, बस, ठीक है, वेरीफाई हो गई कि आपने लाइन इंटीग्रल से अलग अलग कर्व में इंटीग्रल की वैल्यू निकालकर ऐड करके देखा कि हमारी इंटीग्रल जीरो आ रहा है। यही दो तीन वैरायटीज हैं, एक वेरिफिकेशन आ जाता है और दूसरा आपका ये वाले आ जाते हैं जो पहले कराए थे मैंने अभी थोड़ी देर पहले, सेक जेड और वो। प्रैक्टिस करिए बेटा आप लोग इसकी, इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कॉची इंटीग्रल फार्मूले पे डालूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।